हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इकोनॉमी के अपने चैप्टर के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ आगे डिस्कस करेंगे। पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के 2 यूनिट आप कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट यूनिट जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी क्या है और अर्थशास्त्रियों के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है। अब अगर हम उसके बाद बात करें तो वहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द रीज़न या फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, कारक थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के प्रकार से जो है वो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला सेक्शन है, बड़ा सेक्शन, वो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के प्रकार। यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी के प्रकार, और सबसे पहले देखते हैं NSSO के अनुसार बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बेरोजगारी के क्या प्रकार हो सकते हैं उस पर आते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि समय अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर, समय अवधि के आधार पर बेरोजगारी 3 प्रकार की है। ठीक है, समय अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड के आधार पर इन्होंने बेरोजगारी को 3 वर्गों में या 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। सबसे पहला है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, जनरल कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट या सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक, अब आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी क्या है। यदि कोई व्यक्ति लंबी अवधि तक, लॉन्ग टर्म, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लंबी अवधि तक बेरोजगार है तो वो इस श्रेणी में आएगा। इसका मतलब कि यहां पर आपको, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, यदि कोई व्यक्ति लंबी अवधि तक, लॉन्ग पीरियड या लंबी अवधि तक बेरोजगार है, ठीक, तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं या जनरल कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू NSSO। ठीक, अब दूसरी NSSO कहता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, ठीक है, वीकली कंडीशन ये है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब साप्ताहिक स्थिति में ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी एक वीक में एक दिन के लिए भी रोजगार ना प्राप्त हो। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को एक दिन का भी रोजगार ना प्राप्त हो, ना प्राप्त हो। ठीक, यदि किसी व्यक्ति को एक दिन का भी रोजगार नहीं प्राप्त होगा तो वो इस श्रेणी में आएगा। ठीक, अब तीसरी कंडीशन, दैनिक स्थिति
बेरोजगारी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, डेली जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके आधार पर बात की गई है। दैनिक मतलब एक दिन में अगर किसी व्यक्ति को कितने समय का रोजगार नहीं प्राप्त हो तो वो इस श्रेणी में आएगा। तो एनएसएसओ ये कहता है कि यदि किसी दिन किसी व्यक्ति को 4 घंटे या उससे अधिक का रोजगार नहीं प्राप्त होता तो उसे दैनिक स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, यदि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे का भी रोजगार प्राप्त ना हो तो उसे कहेंगे दैनिक स्थिति बेरोजगारी। जैसे आप जानते होंगे कि पार्ट टाइम वर्क जो होता है वो भी जो है, पार्ट टाइम जो कार्य होता है वो भी कम से कम 4 घंटे, क्योंकि फुल टाइम कितना होता है 8 घंटे। जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो फुल टाइम 8 आवर्स का है और पार्ट टाइम 4 आवर्स का है। तो आप देखिए कि 4 आवर्स जो है अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो वो इसके अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखें कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी जो है वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम का होगा, तो ये 30 डेज के बेसिस पर होता है, यानी मंथ के, एक महीने के आधार पर। साप्ताहिक बेरोजगारी 7 डे, 7 दिन के आधार पर होती है। और दैनिक स्थिति बेरोजगारी 1 डे, 1 दिन के आधार पर होती है। ठीक, तो एनएसएसओ के इस आंकड़े की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखते हैं हम कि हम यहाँ पर बेरोजगारी के कुछ स्वरूप को आपके सामने लाते हैं। ठीक है, अब हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा बेरोजगारी को अलग अलग प्रकार से जो कैटेगराइज किया गया है या वर्गीकृत किया गया है या उनका वर्गीकरण किया गया है उस पे आते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें बेरोजगारी के अन्य प्रकार, अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के अन्य प्रकार, अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसके अनुसार है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार है। ठीक है, ये अर्थशास्त्रियों के अनुसार है बेरोजगारी के अन्य प्रकार। अब यहां पर आपको चीजों को समझना है, एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहली बेरोजगारी की बात करते हैं। पहली बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो यहां मैं परिभाषाएं या जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो मैं लिखूंगा नहीं, आपको बोल दूंगा, आपको लिखना है, अपनी भाषा में आप लिखिएगा। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी, अगर हम इसकी बात करें तो विशेष रूप से ये शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि जब किसी व्यवस्था, किसी देश की संरचना में या स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन होता है, जैसे आर्थिक संरचना में कोई परिवर्तन हुआ, संरचना में या स्ट्रक्चरल चेंज होता है, संरचना में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जब किसी देश या व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक, अब इसके मुख्य कारण भी हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्थिक संरचना में परिवर्तन, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक संरचना में परिवर्तन या राजनीतिक अस्थिरता इसका कारण हो सकती है कि नहीं।
सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसका कारण हो सकती हैं। सरकारी नीतियां बहुत बड़ा कारण हो सकती हैं। अगर गलत तरह की नीतियां हैं तो बेरोजगारी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। स्ट्रक्चर हमारा प्रभावित हो गया। आपने देखा था जब नोटबंदी हुई थी तो बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए थे, तो सरकार की नीति थी नोटबंदी। अब क्या प्रॉफिट हुआ उससे, क्या लॉस हुआ, आप सब जानते हो, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पता है, ठीक। तो अब नोटबंदी क्या है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, ठीक। अब उस पॉलिसी से जो है वो कितने लोग बेरोजगार हो गए, तो इसका मतलब सरकार की नीतियां, ठीक है। अगर हमारी सरकार अस्थिर हो जाए, अनस्टेबल हो जाए, मिनिस्टर्स आपस में लड़ने लगें, तो राजनीतिक कारण बन जाएगा कि नहीं? क्या भाई, कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं, बेरोजगारी का कारण बन जाएगा। औद्योगिक विकास दर का कम होना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट का कम होना संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है कि वहां पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसका सही तरीके से नहीं प्रयोग करेंगे तो बेरोजगारी आएगी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो और चाहे वो हमारा फिजिकल रिसोर्स हो, जो भी हमारे भौतिक संसाधन हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग घाटे में चल रहा है और उसको बंद करने की स्थिति आ गई, कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री घाटे में चल रही, उसको बंद करने की स्थिति आ गई, तो जब बंद होगा तो तमाम लोग बेरोजगार होंगे कि नहीं? लेकिन उसके बंद होने का कारण क्या था? उसके बंद होने का कारण ये था कि वहां पर जो संसाधन थे उसका उचित प्रयोग नहीं किया गया। आज बीएसएनएल को बेचने की या बंद करने की बात हो रही है, एयर इंडिया को बेचने की या बंद करने की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी तमाम सरकारी कंपनियां बिक गई या बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस का उचित तरीके से प्रयोग अभी तक की सरकारों ने नहीं किया। अगर किया होता तो बेरोजगारी ऐसी उत्पन्न नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि संसाधनों का जो है उचित प्रयोग करने की जगह हमने एक नया रास्ता अपनाया हुआ है, संसाधनों को बेच दो, ठीक है। तो अगर हम संसाधन को बेचेंगे तो जो खरीदने वाला है वो उसकी मर्जी, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर की जो बेरोजगारी है वो आएगी, निश्चित रूप से आएगी। और प्राइवेट सेक्टर में कितने क्या रोजगार की स्थिति होगी ये तो आप अच्छी तरह जानते हो, वो तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करेगा ना। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। जब इस तरह से कि कोई परिवर्तन होता है इमीडिएट आपको देखने को मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव ग्रामीण भारत में नहीं होता है या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको स्पेशली शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी माना जाता है, ठीक। तो ये पहली बेरोजगारी थी। अब दूसरी है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, आप नाम से ही लग रहा है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन पे जाएं, इसके व्याख्या पे जाएं, तो ये वो बेरोजगारी है, ये कब उत्पन्न होती है? जब विकसित और कम जनसंख्या वाले देशों की तकनीक, ध्यान दीजिएगा, विकसित डेवलप और कम जनसंख्या वाले लेस पॉपुलेशन वाले देशों की तकनीक, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक तो वो विकसित है और दूसरा कम जनसंख्या। यहां की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग विकासशील व अधिक जनसंख्या वाले देशों में
लागू की जाती है या अपनाई जाती है तो इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक, आप देखिए कि जो कम जनसंख्या वाले या जो बहुत डेवलप कंट्री हैं वहाँ एक अलग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, बट ये है कि उस टेक्नोलॉजी को अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे लोग रिप्लेस हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक, इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है जेसीबी। आप जेसीबी मशीन जो है 1 घंटे में जितनी मिट्टी की खुदाई कर सकती है उतनी मिट्टी की खुदाई जो है वो 10 आदमी 1 घंटे में नहीं कर सकते। इसका मतलब एक मशीन ने कम से कम 10 लोगों को एक ही घंटे में बेरोजगार कर दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ना हो, वो अलग, ये तो होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है, और जब होगा तो आगे चलकर कहीं ना कहीं ऐसी समस्या आएगी। तो ये एक कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हालांकि अब गांव में भी तकनीक का विकास हो रहा है तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आया, एक कंप्यूटर ने बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर यह भी है कि जैसे जैसे हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे तकनीकी विकास भी आवश्यक है। हाँ, ये है कि जो पॉपुलेशन जो है, जो जनसंख्या वहाँ बेरोजगार हो रही है, उसके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, विकल्प बनने चाहिए, वो एक अलग मैटर हो गया। बट ये है कि इसके कारण बेरोजगारी बड़ी संख्या में उत्पन्न होती है। ठीक, अब अगली बेरोजगारी है घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो घर्षणात्मक या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये वो बेरोजगारी है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पन्न होती है। सबसे पहले इस व्याख्या क्या है? ऐसी बेरोजगारी जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पन्न होती है। अब आपको लग रहा होगा अरे ये कैसे, पूर्ण रोजगार भी आप बोल रहे हो, बेरोजगारी भी बोल रहे हो। हाँ, है ऐसा कि ये वो बेरोजगारी है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पन्न होती है, और ये तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति जो है वो एक रोजगार को छोड़कर और दूसरे रोजगार को प्राप्त करने जाता है। उस बीच में जो गैप होता है, उसी दौरान जो बेरोजगारी होती है उसे हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज दैट आज 3 सितंबर 2020 है। ठीक है, एक मिस्टर अनिल नाम का व्यक्ति IBM कंपनी में जॉब कर रहा है। कहाँ? USA में। ठीक, आज की डेट में। अब इसको रिलायंस इंडिया लिमिटेड से एक बड़ा ऑफर मिलता है इसी व्यक्ति को कि आप मुंबई ज्वाइन करो। ठीक है, रिलायंस इंडिया से मुंबई ज्वाइन करने का ऑफर मिलता है। ये तय करता है कि मैं अभी फिलहाल यूएस से इंडिया नहीं आ सकता, या अगर मैं आता हूं तो अभी फिलहाल मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, कुछ मुझे टाइम चाहिए। रिलायंस इंडिया बोलता है कि ठीक है, आप 1 जनवरी 2021 से ज्वाइन करो, और ये वहाँ IBM से रिज़ाइन करके ये मान लो 30 सितंबर को यहाँ इंडिया आ जाता है। तो ऐसे में अनिल नामक व्यक्ति के पास अक्टूबर
नवंबर और दिसंबर कोई जॉब नहीं है। ये 3 महीने वो घर्षणात्मक बेरोजगारी का कहा जाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का कहा जाएगा, क्योंकि 3 महीने के बाद 1 जनवरी को ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड ज्वाइन कर लेगा। ठीक, तो ये अब अगर कहा जाए कि घर्षणात्मक बेरोजगारी पूर्ण रोजगार के बीच की बेरोजगारी है, 2 रोजगारों के बीच उत्पन्न हुई बेरोजगारी है, ऐसी बेरोजगारी जो 2 रोजगारों के बीच उत्पन्न होती है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्योंकि ये जो 3 महीने हैं, ये 2 महीना भी हो सकता था, 1 महीना भी हो सकता था, 6 महीने भी हो सकते थे, ठीक है, इस ड्यूरेशन में, लेकिन यहां निश्चित है कि उसे अगला रोजगार मिल चुका है। अगर ये नहीं मिला होता तो फिर ये फ्रिक्शनल नहीं कहा जाएगा, तब ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी, जो हम अभी आपको बता रहे हैं आगे। ठीक है, अगर ये रोजगार निश्चित नहीं होता, ये छोड़ के ढूंढ रहा होता रोजगार, तो फिर ये साइक्लिक हो जाता। ठीक, तो अभी फिलहाल वो अगले को पाने की तिथि निश्चित है, डेट कंफर्म है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो आशा है आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आप समझ गए होंगे। अब आप लिखिए चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब हम इस पर आते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। ठीक, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब एक रोजगार को प्राप्त करने के बाद दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के बीच जो उत्पन्न बेरोजगारी है उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। परंतु इसमें अगला जो रोजगार है वो निश्चित नहीं होता कि कब मिलेगा। ठीक है, तो अब किसी भी तरह की समस्या के कारण, किसी फैक्ट्री में आई हुई कोई समस्या, किसी तरह की अन्य समस्या, जैसे अभी लॉकडाउन की कोई समस्या आ गई। ठीक है, अभी लॉकडाउन कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है बोला कि अभी फ़िलहाल आपको हम नहीं रख पाएंगे, अभी हमें 50% एम्प्लॉयज़ ही रखना है। ठीक है, जैसे फैज़ाबाद में ही, अयोध्या में ही बहुत सारी जो गाड़ियों की एजेंसियां हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, उन्होंने बोला कि भाई अभी हम 50% एम्प्लॉयज़ से ही काम चलाएंगे, तो 50% को होल्ड पे कर दिया। कब मिलेगा अभी कोई भरोसा नहीं है। कोई पूछता है ना, सर ये जो है वो कोरोना कब ख़त्म होगा, तो किसी को नहीं पता, सरकार को भी नहीं पता कब ख़त्म होगा। ठीक है, तो जब कोरोना, अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप वेट करते रहो, आप पता करते रहना, आप कनेक्ट रहना, तो आपको हम जो है वो बुलाएंगे। ठीक, तो ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार की समस्या के कारण कुछ समय के लिए उत्पन्न हुई बेरोजगारी, परंतु यह निश्चित नहीं है कि अगला रोजगार इसे कब प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुछ समय के लिए प्राप्त उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साइक्लिक क्यों? क्योंकि फिर उसे अगला रोजगार मिल जाएगा, फिर हो सकता है कुछ समय बाद फिर उसका रोजगार चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों हम आपसे जुड़ी बेरोजगारी, जिसको शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शैक्षिक बेरोजगारी। आज के समय में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, यूथ का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, और उसके बेरोजगार होने का कारण बहुत कुछ सरकार की नीतियां हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जिसके कारण आज इस तरह के बेरोजगारी जैसे आंदोलन चलाने पड़ रहे हैं। बट है, समस्या है, युवाओं को
आज अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के कार्य भी करने पड़ रहे हैं जो शायद हमारे लोकतंत्र के चौथे पिलर का कार्य था, अर्थात हमारे मीडिया का काम था, वो आज हमारे बच्चों को करना पड़ रहा है। वो मीडिया वाला काम बच्चे संभाले हुए हैं क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है। यही कारण है, वो काम जो अपोजिशन का था, विपक्ष को करना था, वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई हम शिक्षा और योग्यता जब प्राप्त कर चुके हैं तो हमें क्यों रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, आप हमें क्यों नहीं मौका दे रहे हो। इवन हमारा जब सिलेक्शन हो गया है तो हमें क्यों नहीं ज्वाइनिंग दे रहे हो। सिलेक्शन आपने कर लिया, आपके कमीशन ने कर लिया, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हो। ऐसे प्रश्न आज उठ रहे हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक बेरोजगारी किसको कहते हैं? यदि व्यक्ति को उसकी शिक्षा और योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त नहीं हो तो उसे शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसकी शिक्षा और योग्यता के अनुसार, बच्चों ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप डिग्री को शिक्षा मत मानिए, ये डिग्री को शिक्षा नहीं मान रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं। लोग डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद रोजगार का दावा करते हैं, ये भी गलत है। हमारा जो स्टूडेंट डिजर्व करता है उसको रोजगार मिलना चाहिए, वो उसका राइट है, वो अधिकार है। लेकिन जो डिजर्व नहीं करता है, शिक्षा तो है उसके पास, योग्यता नहीं है, ऐसे लोगों को रोजगार की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग अगर ऐसे किसी मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, वो मूवमेंट का हिस्सा बनने का कोई मतलब नहीं है। आप मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हो तो आप अपने अंदर योग्यता धारित करो, अपने अंदर वो एबिलिटी डेवलप करो। इसीलिए मैं कहता हूं शिक्षा और योग्यता। तो आपके अंदर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए योग्यता है कि नहीं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सबके पास है, शिक्षा तो सबके पास है, बट एबिलिटी आपके पास। अगर एबिलिटी है और रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप शैक्षिक बेरोजगार की श्रेणी में हैं। और अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर आज पूरे विश्व में शैक्षणिक बेरोजगारी, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सर्वाधिक वृद्धि, अगर ये पूछा जाए कि कौन से अनएम्प्लॉयमेंट में हुई, शैक्षिक बेरोजगारी। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने इसकी परिभाषा ही बदल दी। यदि उसको शिक्षा के अनुसार रोजगार नहीं प्राप्त होता तो शैक्षिक बेरोजगार है। शिक्षा के अनुसार तो आज बहुत सारे लोग एमएससी, एमटेक, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमए, इतनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, बट क्या उस एजुकेशन के अनुसार उनके पास योग्यता है? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या एबिलिटी है? अगर है तो आपकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, और नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या 90% है, 80% है जिनके पास शिक्षा है, योग्यता नहीं है। तो वो इस श्रेणी में नहीं आने चाहिए, बट वो भी आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत दायरा बढ़ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों की गलती नहीं है, हमारी पूरी व्यवस्था की गलती है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही जवाबदेह नहीं है, वो सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कुछ अपेक्षा जो रखी जा रही है, जो एनईपी 2020 आया है कि कल को कुछ शिक्षा में रिफॉर्म होगा, तो हो सकता है शायद कुछ कल्याण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो यदि किसी व्यक्ति को उसकी शिक्षा और योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं प्राप्त होता तो वो शैक्षिक बेरोजगार है। वास्तविक रूप से क्या है आप जानते हैं, और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बेरोजगारी है। ठीक, अब इसके अगर हम बात करें कि इस शैक्षिक बेरोजगारी, क्योंकि आपको जो है कल को ऐसे में भी लिखना होगा, तो अगर इस समस्या का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो
उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने वाली रोजगार परक शिक्षा जो है मिलनी चाहिए बच्चों को। मैंने कहा नहीं कि सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, पूरे सिस्टम की गलती है, ठीक है, सबकी वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये रिफॉर्म होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी कम होगी। ठीक, अब अगर हम इसके बाद बात करें तो अगली बेरोजगारी है खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ क्या है, यहाँ शारीरिक क्षमता की बात है, फिजिकल जो उसकी एबिलिटी है उसकी बात है। इससे पहले आपने यहाँ की एबिलिटी की बात की थी शिक्षा में। शिक्षा में फिजिकल एबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी, यदि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के बाद भी नहीं रोजगार प्राप्त नहीं होता, सॉरी योग्यता कहा मैंने, क्षमता, यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त नहीं होता तो उसे खुली बेरोजगारी कहा जाए। उसकी क्षमता के अनुसार, फिजिकल स्किल के अनुसार रोजगार प्राप्त नहीं होता तो उसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। और ये एक प्रकार की लेबर अनएम्प्लॉयमेंट है, श्रमिक बेरोजगारी है। अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी श्रमिक बेरोजगारी है, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को जो है श्रमिक बेरोजगारी भी कहा जाता है, क्योंकि फिजिकल कैपेसिटी की बात किसके लिए की जाएगी, श्रमिक के लिए, लेबर के लिए। ठीक, अब इसी का जस्ट अपोजिट छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक। डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, तो बच्चों छिपी बेरोजगारी या डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, प्रच्छन्न या छिपी। तो ऐसी क्या, कौन सी बेरोजगारी जो छिपी होती है? तो जो ये स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली कृषि कार्यों में, एग्रीकल्चर फंक्शन में आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, जिसके कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं, तो ऐसे आवश्यकता से अधिक लोग छिपी बेरोजगारी का शिकार होते हैं। ऐसे आवश्यकता से अधिक लोग छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से प्रभावित होते हैं, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं मैं इसका प्रैक्टिकली आपको बता दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक किसी किसान ए का एक खेत है, ठीक, इसमें उसने धान की खेती की। इस किसान के परिवार में 10 लोग हैं और ये सब इस पर निर्भर है। अब ये 10 के 10 जो है, जब धान का कोई भी काम हो रहा है तो कोई यहाँ लगा हुआ, कोई यहाँ लगा हुआ, कोई यहाँ लगा हुआ है, मतलब सभी परिवार के सदस्य इस खेत में लगे हुए हैं। ठीक, अब इस खेत का जो प्रोडक्शन है, एक अर्थशास्त्री कहता है कि वो प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 4 लोगों के लिए है। उत्पादकता जो आई वो 4 लोगों की आई और 6 लोग की उत्पादकता क्या आई? 0। 6 लोगों की उत्पादकता 0 आई, 0 आई। ठीक, तो अब क्योंकि अर्थशास्त्री ये कहता है कि यदि आपने कोई कार्य किया और उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है तो आप बेरोजगार हो। ठीक, तो देखने में तो ये लग रहा है कि ये 6 लोग यहाँ घास निकाल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रोडक्टिविटी उनकी 0 आई
धान का जो उत्पादन हुआ वो 4 ही लोगों के अकॉर्डिंग हुआ, तो 6 लोग यहां पर क्या हैं? बेरोजगार हैं। देखने में हमें लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, रोजगार है, लेकिन वास्तविकता में वो उनकी उत्पादकता 0 होने के कारण वो बेरोजगार हैं। तो इसीलिए कहा गया छिपी बेरोजगारी, मतलब रोजगार दिख रहा है बट छिपे हुए वो बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या में ये छिपे हुए बेरोजगार हैं। ठीक है, अगर वो 4 वहां से 6 नहीं काम करते तब भी इनका काम हो जाता और उतने लोगों की उत्पादकता तब भी आ जाती। तो इसलिए इनका उत्पादकता 0 है और इसलिए उनको यहाँ पर छिपी बेरोजगारी से प्रभावित माना जाता है या प्रच्छन्न बेरोजगारी से प्रभावित माना जाता है। ठीक, अब आपको लेकिन एक बात की सलाह दे दें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग इस समय ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। किसी खेत में अगर कुछ लोग काम करते हुए दिखाई पड़े तो आप किसी को बुला के ये मत कहिएगा कि तुम फालतू में यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारी उत्पादकता 0 है, तुम बेरोजगार हो। ठीक है, वो जो लिया होगा फावड़ा हंसिया जो भी लिया होगा वही लेके दौड़ा लेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसको ये नहीं पता, उसको अर्थशास्त्री की परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसको आप जानिए, बट इसका प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वह अदरवाइज किसान क्या करेगा आप समझ ही सकते हो। ठीक है, अब अगली बेरोजगारी है जो एग्रीकल्चर में ही दिखाई पड़ती है, मौसमी बेरोजगारी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें बच्चों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में कुछ माह कोई कार्य नहीं रहता, वर्ष के कुछ माह कोई काम नहीं होता है। धान की रोपाई कर दी, अब आराम से चलो मेला वाला देखा जाए। कोरोना काल में मेला भी चला गया, तमाम मेला गए। ठीक, बाजार सब चला गया मामला। बट ऐसा होता है कि जो कृषि कार्य होता है, मुख्य फसलें जैसे गेहूं है, धान है, तो उसके बीच में गैप होता है और उस दौरान किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता। ऐसे में किसान कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। तो ऐसी बेरोजगारी कहाँ उत्पन्न होती है? सामान्यतः कृषि कार्यों में। ठीक, तो कृषि कार्यों में वर्ष के कुछ माह किसी प्रकार का कार्य नहीं होने के कारण किसान मौसमी बेरोजगारी से प्रभावित होता है। तो एक प्रकार से ये कृषक बेरोजगारी है, एक प्रकार से ये कृषक बेरोजगारी है। कुछ समय के लिए बेरोजगार होता है, फिर से उसके लिए कार्य फिर से आ जाते हैं, वो कुछ समय के लिए बेरोजगार होता है। ठीक, हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूछा जाए कि विगत कुछ वर्षों के दौरान सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हुई है कि कमी आई है? कमी आई है। यही वो बेरोजगारी है जिसमें कमी आई है। क्यों? क्योंकि अब उस ड्यूरेशन का भी कुछ उपाय किसानों ने कर लिया है। कुछ शहरों में चले जाते हैं काम करने, कुछ वहीं पर उन्होंने कुछ व्यवस्था की हुई है, क्योंकि अब धीरे धीरे गांव हो या शहर आवश्यकताएं सबकी बढ़ रही हैं। ठीक, तो जब आवश्यकताएं बढ़ रही तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक कृषि के भरोसे नहीं रहा जा सकता। तो उसको ये लगता है कि इसके साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ हम जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से मजबूती ही आएगी। तो इसलिए अनेक क्षेत्रों में अब ऐसा हो रहा है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में अब क्या हुआ है, बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है, ये निरंतर कम हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो हुआ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जिसमें मैंने आपको बताया था बच्चों की ज़्यादातर चीज़ें समझनी है और यहाँ से सभी प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब मैं कुछ डेटा की बात करूँगा। सबसे पहले भारत में बेरोजगारी की दर की अगर बात की जाए तो भारत में जो बेरोजगारी की दर वो पिछले
40 वर्षों के दौरान सर्वाधिक हो गई है, लगातार बढ़ती जा रही है। ये बहुत भयावह स्थिति है। कैसे इसका निवारण होगा, सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है, आप देख ही रहे हो, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट है, तो कहीं ना कहीं बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है भारत में, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा, अदरवाइज स्थितियां अच्छी नहीं हैं, ठीक है। तो अगर हम बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, बेरोजगारी दर या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8.3% है वर्तमान में। ये 30 डेज के बेसिस पर लिया गया है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में कम है, 7.5% है, और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र में 9 पॉइंट समथिंग है, 9.9% है, ठीक। तो अब आपके सामने बेरोजगारी दर के या अनएम्प्लॉयमेंट रेट के 3 डेटा आए। पहला, भारत में बेरोजगारी दर कितने परसेंट है वर्तमान में, 30 डेज बेसिस पर 8.3%, ठीक। दूसरा, अब ग्रामीण और शहरी, तो आप देख रहे हैं कि जैसे गरीबी दर की हमने बात की थी वैसे ही बेरोजगारी दर की यहाँ पे बात आई। अब लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अर्बन एरिया में, भाई अर्बन एरिया में ज़्यादा होना स्वाभाविक है, क्योंकि गांव से नगर की ओर पलायन हो रहा है, लोग नगर में या शहरों में रोजगार ढूंढने आ रहे हैं, तो बेरोजगारी वहाँ ज़्यादा होगी रिसोर्सेस कम है, तो गांव से नगर ये सबसे बड़ा कारण है, माइग्रेशन सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में 7.5%, नगरीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 9.9%, ठीक। अब एम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी की बात आई, तो बेरोजगारी का सोल्यूशन क्या है, रोजगार। अब रोजगार की स्थिति क्या है, अगर हम देखें कि भारत में सेक्टर वाइज रोजगार की क्या स्थिति है, सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले नंबर पर एग्रीकल्चर, कृषि, दूसरे नंबर पर सेवा, और तीसरे नंबर पर उद्योग, इंडस्ट्री, ठीक। हम ये सेक्टर वाइज कौन सा, इकोनॉमिक सेक्टर, आप जानते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे ज्यादा लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं, 46%। मैं ये पॉइंट्स के जो आंकड़े हैं उनको मैंने हटा दिया है, तो राउंड फिगर में मैं आपको डेटा दे दे रहा हूं, ठीक है। सर्विस सेक्टर में 32% और उद्योग में 21%, ठीक। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, पॉइंट्स के आंकड़े मैंने हटा दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा, मैंने आपको जब जीडीपी के बारे में बताया था तब भी बताया था कि कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, लेकिन विडंबना ये है कि सबसे ज़्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं। तो आप देख लो कि एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो 46% लोग आज भी कृषि क्षेत्र में जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं वो किसका शिकार होंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का। हमें लग रहा है कि रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, ठीक है। 32%, दूसरे नंबर पर सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, टेलीकम्युनिकेशन हो या कुछ भी हो, ये 32%। उद्योग या इंडस्ट्री 21%, ठीक। तो अभी इंडिया में अगर हम जीडीपी से तुलना करें तो जो जीडीपी से कंपैरिजन के आधार पर कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसकी है, तो सबसे ज़्यादा रोजगार इनसे जुड़ा होना चाहिए। सबसे दूसरे नंबर पे हिस्सेदारी इनकी है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे इनको होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर होना चाहिए था, ठीक है, अगर हम जीडीपी के जो आंकड़े हैं उससे यहाँ पर कंपेयर करें, बट ऐसा नहीं है। तो ये आपके सामने है, ठीक। तो अब इसके बाद एक और डेटा है लास्ट में जो मैं आपको दे रहा हूँ,
एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा, रोजगार से रिलेटेड एक डेटा है, टॉप 5 एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया। भारत में टॉप 5 एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कौन से 5 हैं, ये लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे पहला है विनिर्माण। विनिर्माण और निर्माण का अंतर मैंने बताया हुआ है पहले। मैन्युफैक्चरिंग, मार्कर बनना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटोमोबाइल है, सब क्या है, विनिर्माण है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में 49%, यहाँ भी मैं पॉइंट्स के आंकड़े को हटा रहा हूँ, 49% लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर शिक्षा है, एजुकेशन। शिक्षा या एजुकेशन 24% लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है, 24% लोगों को रोजगार मिला है। तीसरे नंबर पर व्यापार, ट्रेड, जो भी बिजनेस है, व्यापार है, 7.4%। चौथे नंबर पर स्वास्थ्य, 5.8%। पांचवें नंबर पर आईटी या बीपीओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट, बीपीओ, 5.2%। ये टॉप 5 सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग 49%। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं, सब कुछ, सारे इंस्टीट्यूट्स, हर चीज़, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल सब आ गया उसमें। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एजुकेशन 24%। आज आप देखिए सब कुछ ओपन हो गया, इंडिया में हर एक चीज़ ओपन हो गई, हर एक सेक्टर ओपन हो गया। ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, बट ये आज बंद है, ऑनलाइन के भरोसे चल रहा है। अजीब विडंबना है कि लोगों के लिए सारे सेक्टर ओपन हैं, सारे सेक्टर में लोगों का काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ किसी को कुछ सोचना ही नहीं है। बस सिर्फ ऑर्डर्स देते जाओ। क्या, जून तक बंद, जुलाई तक बंद, अगस्त बंद, सितंबर बंद, किसी को कुछ लेना देना नहीं। 24% जो हमारे एम्प्लॉयड पर्सन हैं वो आज अनएम्प्लॉयड हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं कितनी बड़ी विडंबना है, आप खुद सोचिए। और तो और हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो भी इसकी इम्पोर्टेंस को, वो भी इनकी परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। हर एक क्षेत्र में समझ रहे हैं बट यहां नहीं समझ रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बच्चों जो इनडायरेक्ट कही जाती हैं, डायरेक्ट नहीं कही जाती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप समझने की कोशिश करो कि आखिर कैसे आप तक वो चीजें पहुंचेंगी, सिर्फ सरकार को ही नहीं हम सबको सोचना होगा कि आखिर कैसे, चाहे वो ऑनलाइन की दुनिया हो या ऑफलाइन की दुनिया हो, शिक्षा आप तक पहुंच रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कैसे निरंतर होगी जब तक कि सब उसके लिए ना सोचे। ठीक है, तो ये आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण थे। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो टॉपिक था उसमें ये जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। आपका दिन शुभ हो और सेफ रहिए, जहाँ भी रहिए अच्छे से जम के स्टडी करते रहिए बच्चों। एग्ज़ाम्स का दौर चल रहा है, एग्ज़ाम्स के साथ साथ अच्छी न्यूज़ ये है कि रिज़ल्ट्स का भी दौर आने वाला है और अब बड़े रिज़ल्ट्स के लिए आप तैयार हो जाओ और जम के आप ईमानदारी से अपनी स्टडी करते रहो। थैंक यू।